9 physics. Up to 7 questions has been completed in third video, and we will start 8 onwards. The question 8 is, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move? Where is energy you spend going? स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, जब आप किसी बड़े से चट्टान को धक्का देते हो तो पूछ रहा है इसमें कि आप उसको धक्का देकर हटाने में फेल हो जाते हो, तो क्या आपकी एनर्जी स्पेंड हो रही है? तो एनर्जी वो कहाँ जा रही है, यदि हो रही है तो, या नहीं हो रही है, ये बताना है। तो आंसर तो ये होगा कि जब आप रॉक को धक्का देते हो तो आप थकान आप महसूस करते हो, यानी एनर्जी आपका स्पेंड हो रही है, और लेकिन वो रॉक हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत हिल भी रहा, यदि हिल भी सकता है फिर अपने पोजीशन में आ जाता है, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब एनर्जी जो हमने तो पहले तो आंसर ये होगा कि यस, वी स्पेंड आवर एनर्जी इज स्पेंडिंग, एंड दैट स्पेंड एनर्जी इज कन्वर्टेड 3 ways. First, partially the potential energy of the rock will be increased. थोड़ी भी आपने तो उसको हिला दिया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ गया, तो कुछ तो उसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। यदि नहीं बढ़ाया, हिल नहीं पाया, फिर भी आपकी एनर्जी उसमें स्पेंड हो रही है। कॉन्टेक्ट सरफेस, जहाँ आपने टच किया है वहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो है आपका मस्कुलर एनर्जी, यदि वो मोशन नहीं करा पाता है तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गया तो कॉन्टेक्ट सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कुछ एनर्जी जो हीट के रूप में निकला तीन तरह से आपका एनर्जी जो है स्पेंड हो रहा है। स्पेंड जो हमने किया, भले ही वो मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो। आई हैव रिटन द आंसर इन योर एट द बोर्ड to save my time already, that yes, energy is transferred when we push a huge rock and fail to move it. Some of our energy is used to increase potential energy, and some of our energy increase the temperature of the contact surface, as well as remaining energy is transferred to the environment. That's all I have explained. Okay, students. Next question, question number 9. A certain household has consumed 250 units of energy during a month. 250 यूनिट एनर्जी, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का को मेजर करते हैं किलो वाट आवर, जिसको यूनिट कहते हैं, कितने यूनिट बिजली खर्च हुआ। तो 1 यूनिट जो है 250 एक किसी मंथ में खर्च हुआ किसी हाउस होल्ड में, किसी घर में, तो आप उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप इसको लिखेंगे, ये सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर ये 8, आंसर 9 में करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, 9 नंबर में ये टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड जो है, लिखते हैं टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए मंथ, ये हाउस होल्ड में एक महीने का है, कंज्यूम्ड इन अ मंथ इक्वल टू 250 यूनिट। अब यूनिट ये किलोवाट आवर को कहते हैं, यानी 250 kWh। ये किलोवाट आवर को आपको बदलना है जूल में, तो जूल के लिए करेंगे 250, और किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 1000 से कर दीजिए तो वाट हो गया, और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60 कर दीजिए तो ये वाट सेकंड हो गया, वाट सेकंड। तो वाट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं, तो ये जो आएगा उतने जूल होगा।
कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 को 25 से। ये 900 आ रहा है। ठीक है, 900 तो 25 इंटू 36 हुआ, और जीरो सब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो और बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इतने जो है ये जूल होगा। अब इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 9.0 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जूल हो जाएगा शॉर्ट में। इस तरह से आपने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू हाइट 5 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जानते हो, ये आंसर नंबर 10 को करने जा रहे हैं। ये एच दिया है और एम दिया है, एम दिया है 40 kg, एच दिया है 5 मीटर। kg के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर हाइट तक उठा देते हैं। आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, छोड़ दिया जाता है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हाफ वे डाउन। ठीक है, अब उसको उठाकर फिर छोड़ दिया जाता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे में जाने के बाद कितना रह जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा है तो ईपी क्वेश्चन मार्क है। तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटेंस में ही लिख देते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m 40 है, z नहीं दिया है तो 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे अब, और h 5 लेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 200 होगा 9.8, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से 16, 196 हुआ, 2 जीरो बढ़ गया और एक डिजिट डेसिमल लग जाएगा यहाँ, इतना 1960 जूल एनर्जी हो गया। अब कह रहा है कि ये जो है यहाँ से ऊपर ये 5 मीटर है, 40 kg है, जब ये डाउन हुआ यहाँ पे आया, यानी 2.5 मीटर डाउन हो गया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रह गया ये पूछ रहा है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे, गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यदि इसको अलाउ कर दिया जाए गिरने के लिए, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो गिरने के लिए छोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन हाफ वे में जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों का सम हाफ वे में इक्वली होगा। हाफ वे में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जितना वो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और दोनों का सम जो है कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये इसमें यही पूछा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन, और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये तो आपने निकाल दिया। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड, तो इफ यहाँ पर लिखेंगे इफ द
object is allowed to fall its kinetic energy when allowed to fall its kinetic energy when it's halfway down. Its kinetic energy and potential energy both will be equal. Both will be equal. And sum is constant always. And sum is constant. ओके स्टूडेंट, दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट ही रहेगा. ये हो गया. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ए सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ. मैं इसको मिटाना चाहूँगा. इसका स्नैप ले सकते हैं. मिटा देता हूँ. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूँ. ये जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आप सिमिलर क्वेश्चन को तो मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा, सभी क्वेश्चन को नहीं करूँगा. उस तरह से आप खुद करेंगे. और जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं. तो एग्जाम्पल क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने से करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा और वो याद रहेगा. अदरवाइज एग्जाम्पल पढ़कर आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे. उसके स्टेप्स बड़े होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं. 11 नंबर, आंसर नंबर 11. ध्यान दीजिए. वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी सैटेलाइट मूविंग राउंड. देखिए ध्यान से सुनिए. ये कोई सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर लगाती है, सैटेलाइट में अर्थ का जब चक्कर लगाएगी सैटेलाइट, तो किसी एक हाइट, फिक्स हाइट पर चक्कर लगाएगी और जो सर्कुलर मोशन करेगी तो सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. और वो जो मोशन करेगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा. देखिए ये जो सैटेलाइट चक्कर लगा रही है अर्थ का, यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है ये जो चक्कर लगा रही है इसका, तो इसके बीच यानी 90 डिग्री इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है. ये 90 डिग्री जो एंगल है, इसके कारण ये फोर्स चाहे जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, कॉस 90 हो जाएगा. यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 होता है. यानी 0, तो एफ एस जो भी हो वो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा. वर्क डन 0 होगा. तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे कि what is the work done by the force of gravity satellite moving around the earth. Work done by the force of gravity satellite moving around the earth.
on satellite. And their displacement of an object in absence any force acting on it think of an object in the absence of any इसका क्या चीज हो सकता है. देखिए फोर्स Question number 30.